एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि कल वर्कशॉप 12 बजे नहीं है, 1:15 बजे। सही है, थके हुए जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा आराम कर लेंगे। 1:15 बजे कल वर्क, लेकिन 1:15 बजे शार्प होगा। सही है, 1:15 से 9 तक इंशाल्लाह हमारा वर्कशॉप होगा। सेट है। कल के दिन क्या पढ़ना है हमने? इंटरनल कंट्रोल, आईटी एंड और रिपोर्टिंग के सेक्शंस हमने पढ़ने, और अगर कुछ खुदा ना खास्ता आज रह जाता है तो फिर उसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया मेरे भाई? अभी हमारे पास चूंकि 1 सवा घंटा है अगले ब्रेक से पहले, तो इसमें हम एक काम ये कर लेते हैं कि 2-3 आइजाज का हम क्विक रिवीजन करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे हम मगरिब की नमाज के बाद आएंगे तो फिर 1 सवा घंटा हम एंड के वक्त में प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर हो गया प्यारे? तो 1 सवा घंटा अच्छे से आ जाओ ताकि हम इन चीजों को थोड़ा सा कुछ और आइजाज को कवर कर लें। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने रिस्क पढ़ लिया, मटीरियलिटी पढ़ लिया, फ्रॉड पढ़ लिया, ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ लिए, और इनके सवालात हमने देख लिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल्स की चीजों को भी देख लिया। ये देखने की चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, आई कैट कैसे आपको डॉज कर सकता है, उन चीजों को हमने थोड़ा सा असेस कर लिया। हमारे पास अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, चले भाई जल्दी छेती छेती आइजा। अब यहाँ पे हम कुछ सबस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ था वो मिट गया। सही है, अब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। क्या? आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। तो हम कोशिश करते हैं रिलेटेड पार्टी देख लें, सब्सिक्वेंट इवेंट देख लें, गोइंग कंसर्न देख लें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देख लें, और एक्सटर्नल कंफर्म। 4-5 आइजाज अभी हमने आज की क्लास में इंशाल्लाह क्विक रिवीजन करके कवर करना है बच्चों। हमारे पास रिलेटेड पार्टी है। चले आ जाए यार। रिलेटेड पार्टी के अंदर जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो कॉपी हो रहा है। सही कह रहा हूँ यार? भाई आ जाए यार बच्चों, खुदा का वास्ते, आधा घंटे का ब्रेक हो गया यार। जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज हमारे पास रिलेटेड पार्टी में कवर्ड हो रहा है। कैसे कवर्ड हो रहा है? पहली चीज, रिलेटेड पार्टी अगर एक एरिया है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी के ऊपर IFRS कौन सा है। कौन सा IFRS है भाई? IS-24। IS-24 आपसे कुछ बातें करता है, और बातें क्या करता है? वो कहता है आपने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड डिस्क्लोज करना है। रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है तो रिलेटेड पार्टीज होती क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से, मेरी होल्डिंग, मेरी सब्सिडरी, मेरी एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, और अगर कॉमन, अगर डायरेक्टर है, हाँ जी सॉरी, की मैनेजमेंट पर्सनल जो होंगे उसके साथ भी अगर कोई ट्रांजैक्शन, लेट्स से डायरेक्टर के साथ भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी। क्या यहां तक बात समझ आती है? कैसे? मैं नहीं आ रहा हूं। अच्छा जी, हमारे पास हम क्या पढ़े थे? हम रिलेटेड, चले यार बच्चों इतना लेट यार। तीन चीज है रिलेटेड पार्टी, चलो 3 चीजें रिलेटेड पार्टी के अंदर। पहली चीज, आपने 5 एलिमेंट्स देखने, 5 एलिमेंट्स के अंदर आपको आरपी की स्टैंडर्ड की कुछ शक्ल दिखेगी। क्या? IFRS कौन सा है? IS-24 रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड डिस्क्लोज करना है। रिलेटेड पार्टीज होती क्या है? यार सही है ना दोस्त? रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड, अच्छा आइडेंटिफाई का मतलब सुने, ये जो लिखा गया है ये रिलेटेड पार्टी तो है, 315 थोड़ी। फॉर एग्जांपल ओनरशिप, तो कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा, लेट्स से होल्डिंग कंपनी, इसने करा हुआ है तो ये कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब बोर्ड ऑफ रिलेटेड पार्टी। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो आपकी वो क्या हो जाएगी? एसोसिएट्स। ये भी आपकी क्या हो गई? तो इसके अंदर हमारी आरपी की डेफिनेशन प्यारे बच्चों क्या है? छुपी हुई है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, जहां आरपी की डेफिनेशन यहां तक हमारे पास छुपी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको अकाउंट फॉर भी करना है एंड डिस्क्लोज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका मतलब है आरपी का एक डिस्क्लोजर आ रहा होगा। अब ये आरपी है जो कि IS-24 कहता है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, डिस्क्लोज क्या करना है? नाम, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन, ये 3 चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है, हम सबको पता है। फेज अप्लाई होगा, इसका नाम क्या होगा? प्लानिंग। मतलब मुझे आरपी के ऊपर भी रिस्क असेसमेंट, ताकि मैं आरपी के ऊपर क्या आइडेंटिफाई कर लूं? रिस्क आइडेंटिफाई कर लूं और
असेस कर लूं। यहाँ तक बात समझ रहे थे? मुझे आरपी के ऊपर भी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। तो इसका मतलब है मुझे कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। इंक्वायरी किससे करूं? मैनेजमेंट से। क्यों? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। फॉरेन से मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, उससे कुछ इंक्वायरी करूंगा प्यारे बच्चों। पहली इंक्वायरी क्या करूंगा मैनेजमेंट से? जल्दी छेती छेती कि भाई मुझे रिलेटेड पार्टी के नाम बताएं उनके साथ, और ये वही चीज है जो कि हमने अभी IAS 24 में पढ़ी। नाम बता दे, रिलेशनशिप बता दे, ट्रांजैक्शन। फिर एक और इंक्वायरी करूंगा, चूंकि मुझे 315 अप्लाई करना है, तो 315 की एक और चीज प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? इंटरनल। कि सुनिएगा, आरपी एक ऐसी चीज है जिसमें एरर और फ्रॉड के चांसेस हमेशा ज्यादा है। आरपी एक ऐसी चीज है जिसमें एरर और फ्रॉड, चूंकि एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, तो मुझे बताएं एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है? तो मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करूंगा। किस चीज की इंक्वायरी करूंगा प्यारे बच्चों? इंटरनल। कि भाई मुझे बताएं आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, कौन ऑथराइज्ड है। सबसे पहले तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि सारी की सारी आरपी आपने आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज, आपके पास क्या कंट्रोल है कि सारी की सारी आरपी। दूसरी कंट्रोल, जल्दी से छेती छेती, आरपी का ट्रांजैक्शन को कौन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव करता है, और अगर कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है तो उसको कौन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव करता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जहां मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, जहां मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, अब मैं इस पोजीशन पे आ चुका हूं प्यारे बच्चों कि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। व्हाट पहला रिस्क मेरे 315 के हिसाब से होगा, एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। पहला रिस्क ये होगा कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई नहीं करी होंगी। मेरे पास पहला रिस्क आ जाएगा प्यारे बच्चों, किस चीज का? कंप्लीटनेस का, कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई नहीं करी। मेरे पास दूसरा रिस्क आ जाएगा कि मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उनको एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं किया होगा प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? ये मेरे पास दूसरा रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है? फिर मैं कहूंगा यार ये तो आइजा 240 जब हम पढ़ रहे थे, कांगिया आइजा 240 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई रिलेटेड पार्टी है तो मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास एक और रिस्क आ जाएगा प्यारे बच्चों, किस चीज का रिस्क आ जाएगा? फ्रॉड का। और एक और रिस्क है जो कि है आउटसाइड दी। प्यारे बच्चों यहाँ पे आके मेरा प्लानिंग फेज कंप्लीट हो जाता है। मैंने रिस्क को कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियली कंप्लीट हुआ। मैंने रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसकी असेसमेंट नहीं करी। मेरे पास असेसमेंट क्या होगी? फ्रॉड का रिस्क हमेशा, ये दो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे। इन दो में आपको असेस करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं। लेकिन ये दो रिस्क तो ताकयामत आपके से, क्यों? बिकॉज फ्रॉड है और आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आके यहाँ पे मेरे प्लानिंग फेज आरपी का कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आरपी का प्लानिंग फेज बताया गया है, ये 315 में डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है वो बेसिकली 315 और 240 को यूज करके ही बताया गया है। यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है सारा यहाँ पे? अच्छा, जहां मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, जहां मैंने ये काम कर लिया, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे अब क्या करना पड़ेगा? इन्हीं रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। कंप्लीटनेस मैनेजमेंट ने आरपी आइडेंटिफाई नहीं करी होंगी, तो मैं तो खुद देख चुका हूं आरपी होती क्या है, ये आरपी होती है, आरपी होती क्या है, ये आरपी होती है, आरपी होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, ओनरशिप मतलब मैं क्या देख लूं? शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स देख लूं, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर वगैरह देख लूं। मैं ये कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, इससे मुझे आरपी आइडेंटिफाई हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ प्रोसीजर है, लेट से मैंने कंफर्मेशंस भेज दी, मैंने इनवॉइसेस वगैरह देख ली, वहां से भी आरपी आइडेंटिफाई हो सकती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मेरे पास कंप्लीटनेस के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, लेट से शेयर होल्डर रजिस्टर, लेट से ये सारे वही से वर्ड आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, लेट से मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेट से डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट। डन हो गया प्यारे बच्चों? दूसरी चीज मेरे पास क्या है? एडिक्वेटली। आरपी तो मैनेजमेंट ने आपको बता दी, लेकिन उसको IAS 24 के हिसाब से एडिक्वेटली, चूंकि एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया। दोस्त यहाँ देख लो यार, आ जाओ। चूंकि एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे आसान तरीका, ये ट्रांजैक्शन आरपी के साथ हुई है तो आप आरपी को क्या भेज सकते हैं प्यारे बच्चों? कंफर्मेशन भेज सकते हैं। प्लस
आरपी के साथ ट्रांजैक्शन हुई होगी तो बीच में कोई ब्रोकर या बैंक इन्वॉल्व हुआ होगा, तो उस बैंक को भी आप या उस इंटरमीडिएट को भी आपका, और अगर आरपी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख सकते हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि आप प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्त क्लियर हम सारे यहाँ पे? अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने आरपी में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आईकैप ने आज तक नहीं पूछा, फ्रॉड वाला मैनेजमेंट और आईकैप ने आज तक नहीं पूछा, ये इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर तो फ्रॉड का रिस्क है आरपी के साथ, किस चीज का रिस्क है, तो प्यारे बच्चों मेरे पास प्रोसीजर्स क्या होंगे? मेरे पास सबसे पहला प्रोसीजर होगा, मैं किससे इंक्वायरी करूंगा, मैनेजमेंट और दोस्त, और ये वही इंक्वायरीज है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आइजा 240 में पढ़ी कि मैं किससे इंक्वायरीज करूंगा, मैं मैनेजमेंट और दोस्त जावेद गफ्ट। देखिए फ्रॉड अगर वो कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, उस एग्रीमेंट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देख सकता हूँ, कहीं इसमें कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही। तो मेरे पास फ्रॉड के कुछ जेनेरिक प्रोसीजर्स है कि मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता हूँ, दो साबित गवर्नेंस से इंक्वायरी कर सकता हूँ, और मैं एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आउटसाइड दी, कि आरपी के साथ आप एक आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है मेरे भाई, मेरे भाई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल, हाँ लड़के, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तुम यार, हाँ नहीं नहीं लास्ट में बैठा हुआ है, हाँ नहीं नहीं टोपी वाला चश्मे वाला, अबे क्यों एक्टिंग कर रहा है, तेरे पीछे तूने चश्मा पहना है बराबर वाला, जो जबरदस्त, और इसके अलावा आउट, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का जो एक स्ट्रेट मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि वो जो ट्रांजैक्शन आपने करी है वो आपका बिजनेस है ही नहीं। अगर वो आपका बिजनेस नहीं तो इट मींस आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, पहली चीज। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, अगर वो आपका बिजनेस है भी लेकिन उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मार्केट के हिसाब से नहीं है, जो मतलब अगर आपका बिजनेस है इट मींस वो ट्रांजैक्शन आपके कस्टमर से मैच नहीं करती, वो सप्लायर से मैच नहीं करती, वो किसी और चीज से मैच नहीं करती, इट मींस ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड दी। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो स्टैंडर्ड आपको कहता है सबसे पहला काम आपने क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट एक काम आपने करना है, आपने सबसे पहले मैनेजमेंट से आपने एग्रीमेंट देखना है, सही है। जहां आपने मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लिया, एग्रीमेंट देखना क्यों है, ताकि इसके बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट कर सके, पहला काम बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट कर सके। दूसरा, चूंकि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो आपने मैनेजमेंट से पूछा होगा कि भाई ये क्या ट्रांजैक्शन है, तो मैनेजमेंट ने आपको कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन इस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से कंसिस्टेंट है भी या नहीं, आपने दूसरी चीज ये देखनी होगी। प्लस जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या उसको वैसा ही डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, और चूंकि ये आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है प्यारे बच्चों तो इसको तो क्या होना चाहिए था, ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड होना चाहिए था। ये कुछ प्रोसीजर्स है जो कि आप परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, आरपी के ऊपर। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे दोस्त आप क्लियर हो मेरे भाई? तो 4 रिस्क है, इन 4 रिस्क के अगेंस्ट 4 ऑडिट, 4 किस्म के प्रोसीजर्स आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आके आपका परफॉर्मेंस फेज भी कंप्लीट हो जाता है। अगेन इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ये डायग्राम इधर से ही डिराइव्ड हुई है प्यारे बच्चों, ये बात समझ आती है, डायग्राम यहीं से डिराइव्ड हुई है। अच्छा, अगर आपने ये काम कर लिया तो एक मसला ये आ सकता है कि अगर ये क्या था, ये क्या था, कंप्लीटनेस। अच्छा मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक्टिव रेडी रहिएगा। अगला जो स्टेप है वो डायरेक्टली आइजा 505 में कवर्ड नहीं है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो डायरेक्टली आइजा 550 में, आइजा 550 में कवर्ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई, देखें जब मैंने शेयर होल्डर रजिस्टर देखूंगा तो मुझे न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई, अगर मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखता हूं तो मुझे न्यू रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। अगर मैं मिनट ऑफ द मीटिंग देखता हूं, बोर्ड ने एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया है, मुझे अगर मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाए
स्टैंडर्ड आपसे कहता है, इसका मतलब है मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी रिलेटेड पार्टी फौरन से प्यारे बच्चों मैनेजमेंट से क्या करें, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इस आरपी के साथ मुझे सारे की सारी ट्रांजैक्शन कम्युनिकेट करके दो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? पहला काम आप ये करेंगे, इसको कहेंगे बेटा ये वाला जो काम था ना इसको कंप्लीट करके दो, मुझे सारी की सारी ट्रांजैक्शन नेम रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन इस रिलेटेड पार्टी के साथ मुझे ट्रांजैक्शन कम्युनिकेट करके दो। पहला काम आप ये करेंगे। दोस्त चलो आ जाओ यार, सही है। दूसरा काम, चूंकि आपको आरपी पता चली, फौरन से आप एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेंगे, सही है कि भाई एक न्यू आरपी आइडेंटिफाई हो गई। तीसरा काम, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे पास ये इंटरनल कंट्रोल है जिससे हम सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई, तो इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों है कि इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। फिर आप कहेंगे और आपके जहन में एक वलवले आएंगे कि भाई अगर एक नई आरपी मैंने आइडेंटिफाई कर ली तो इसके अलावा भी तो और आरपी हो सकती है, तो अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे प्यारे बच्चों, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और आप कहेंगे आरपी तो अपॉर्चुनिटी होती है मैनेजमेंट के पास टू कमिट द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो मिस स्टेटमेंट है, ये जो जानबूझ के मुझे आरपी नहीं बताई, कहीं ये इंटेंशनल तो नहीं है, और अगर ये इंटेंशनल है प्यारे बच्चों तो आप क्या अप्लाई कर देंगे? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? टेक्निकली स्पीकिंग ये जितने प्रोसीजर हैं, ये जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सबको आपने वापस से रिपीट करना पड़ेगा। ये जितना कुछ हमने लिखा है यहाँ पे, ये वही चीजें जो कि आपको इन सारी चीजों को वापस से रिपीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट से कहूंगा मुझे सारी ट्रांजैक्शन बताओ, एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करूंगा। इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों है? मुझे एक न्यू इंफॉर्मेशन पता चली है तो मुझे अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। जब रिस्क असेसमेंट रिवाइज होगी तो उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। आरपी में तो फ्रॉड भी होता है, फ्रॉड है तो छुपाया गया होगा, तो कहीं आईजा 240 के हिसाब से फ्रॉड तो नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस केस में मैं इस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर मैनेजमेंट किसी ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज, इसका आंसर 550 में नहीं है, बल्कि अब इसका आंसर कहां पे प्यारे बच्चों? आइजा 705 में। मॉडिफाइड ओपिनियन, दिस इज द मिस स्टेटमेंट। एफएस इज नॉट इक्वल टू आईएफआरएस। तो भाई वो कहता है कि डिस्क्लोज होनी चाहिए, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इसका आंसर, अगर फ्रॉड है और आरपी के साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या अप्लाई हो जाएगा? आइजा 240 अप्लाई हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और इवन अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी आपको ट्रांजैक्शन लग रही है तो आइजा 240 अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ इस पार्ट को आइजा 550 ने कवर किया है, बाकी पार्ट आइजा 550 से कवर्ड नहीं होंगे, किसी और आइजा से कवर्ड होंगे। और इसका सेंस बनता है, फ्रॉड के ऊपर एक ही आइजा है जो कि फुल एंड फाइनल है। तो अगर फ्रॉड से रिलेटेड चीजें हैं तो फिर 240 डील करेगा, 550 उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं। अगर एक ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है तो आइजा 550 आपको नहीं बताएगा क्वालिफाइड करो। 705 में बताया गया है कि ये मिस स्टेटमेंट है, और इसके ऊपर आपने कौन सा ओपिनियन देना है? इसके ऊपर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। इसको नोट करें जब तक मैं इसको सही करवाऊंगा। हाँ जी। और डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट, यानी मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है इसलिए ताकि हम मैक्सिमम आइजाज यहाँ पे लिख सके। सही है। आरपी में कॉन्सेप्ट था डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का। डोमिनेंट पता कैसे चलेगा कि इस आरपी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है? पता ऐसे चलेगा कि वो ट्रांजैक्शन को रिकमेंड करेगा, उसकी बताई हुई ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड होंगी, अप्रूव्ड होंगी, सारी ट्रांजैक्शन ही वही ऑथराइज, और इसके ट्रांजैक्शन को कोई भी बंदा चैलेंज नहीं कर रहा। दैट मींस जो ऑडिट कमेटी बैठी हुई है वो एक डमी बैठी हुई है, जो बोर्ड बैठा हुआ है डमी बैठा हुआ है टेक्निकली, और वही ना पार्लियामेंट जो बैठी है वो एक डमी मुल्क चलाने वाला कोई, उसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। सही है। अच्छा, चूंकि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होगा प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें हमेशा रिस्क ऑफ, तो इसकी वजह से मेरे दोस्त आप ऑलरेडी फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई, कहां था यार लड़का, फ्रॉड का रिस्क आप आइडेंटिफाई, चूंकि आप फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो डोमिनेंट इन, अब सुनिएगा रिस्क क्या है। सवाल इसका बड़ा, और हमने क्लास में डिस्कस किया था बाकायदा। हाँ जी, फ्रॉड का तो रिस्क है, फ्रॉड के दो ही रिस्क है, एमओसी का रिस्क है, क्योंकि वो इस पोजीशन पे है कि वो कंट्रोल्स को, तो इट मींस द रिस्क इज एट द एमओसी लेवल, उसका जो रिस्पांस होगा वो फिर आप एमओसी के रिस्पांस
डन है मेरे भाई? अच्छा जी, जबरदस्त। एक कॉन्सेप्ट आरपी में बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आर्म्स लेंथ। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं आर्म्स लेंथ कब वेरीफाई करूंगा? जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिखेगी कि ट्रांजैक्शन किस पे हुई है। अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं लिखती तो मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत। क्या यहां तक बात समझ आती है? IAS 24 आपसे कहता है कि आपके ऊपर ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो एफएस में ये लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे हुई है, अदरवाइज अगर आप ना भी लिखे तो मसला नहीं है। सही है। अगर मैनेजमेंट एफएस में एक लाइन लिख देती है, क्या लाइन लिखते हैं कि ट्रांजैक्शन किस पे हुई है, तो इसका मतलब है एफएस में एक लाइन लिखी हुई आ रही है और उसके ऊपर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ये एक ऐसी चीज है जो कि इस बार सिलेबस में ऐड की गई है। सीफएफ का कॉन्सेप्ट है, हमने सवाल भी किए हुए सीफएफ में जो आर्म्स लेंथ के आए हुए थे। एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 किस्म के प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल है। चूंकि मैनेजमेंट कहती है ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे है, तो पहला काम इसको आप अनरिलेटेड पार्टी से कंपेयर कर लें। अगर मैनेजमेंट कहती है मैंने आरपी को सेल करी है 100 रुपए की, तो आप जो बाकी कस्टमर है जो कि आपके आरपी नहीं है उससे ट्रांजैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला काम आपका। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि वो ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई एक्टिव मार्केट होगी। ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन अगर मैंने रिलेटेड पार्टी के साथ कर ली तो मैं आप किसी और के साथ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं ब्रोकरेज हाउस हूं और मैं शेयर सेल और परचेज करता हूं, तो अगर मैंने आपको एक शेयर्स बेच दी है तो जरूरी नहीं कि वही शेयर्स मैंने किसी और कस्टमर को भी बेचे और उसी टाइम पे बेचे। तो मैं फिर इसको कहां से वेरीफाई कर सकता हूं? एक्टिव मार्केट से जाके वेरीफाई कर सकता हूं कि एक्टिव मार्केट पे ये शेयर प्राइस उस दिन कितने रुपए का आ रहा था। तीसरी चीज, मैं एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता हूं। चौथी चीज, अगर मैनेजमेंट कह रही है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच देती है और मैनेजमेंट कहती है ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे तैयार है बच्चों, तो इसका मतलब है कि मैं एक एक्सपर्ट को एंगेज करूंगा जो कि बताएगा कि इस लैंड और बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन अमाउंट क्या है या इसकी फेयर वैल्यू क्या है, ताकि मैं उससे मैच कर सकूं। यहां तक बात समझ आती है? चौथी चीज, अगर मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ में है, तो मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस भी समझ सकता हूं कि आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि ये आर्म्स लेंथ पे है, और मैनेजमेंट ने जो एजम्पशंस ली होगी उसको चेक कर सकता हूं कि क्या वो रीजनेबल। ये 4 से 5 किस्म के प्रोसीजर है जो कि मेरे पास है और ये पेपर में आ सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपके सिटी टेक्स्ट में ऐड हुआ है। और जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस वाला था, लड़के ने जो सवाल पूछा था, ये अच्छा सिनेरियो है। ये भी चांसेस है कि वो फेस पे आपको डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रख के देगा और आपसे कहेगा मुझे रिस्क बताएं और इस रिस्क के अगेंस्ट तो उसे बताएं। आंसर 550 से नहीं होगा, आंसर 240 आइजा 240 से होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्लियर है जी मेरे भाई? यार इसको सही कर लोगे यार थोड़ा सा जी बच्चों। मैंने यहाँ तक यार 2 साल थोड़ा सा टाइम रह गया ना बच्चों, आ जाओ यार, चलो आप लोग के लिए हो रहा है ना। यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर सवाल में ये लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स में नहीं है तो आर्म्स लेंथ तो वैसे ही टेक्निकली अप्लाई नहीं हो सकता। आप कहेंगे तो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? इसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, उसका नाम है आइजा 570 गोइंग कंसर्न। डन हो गया भाई? इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो वो क्या है? आइजा 570 गोइंग कंसर्न की 2 चीजें हम आज कवर करेंगे। अगेन 5 आ जाओ यार। 570 के 2 ही फेज है, एक प्लानिंग होगा, एक परफॉर्मेंस होगा और एक रिपोर्टिंग होगा। एक प्लानिंग होगा, एक परफॉर्मेंस होगा और एक रिपोर्टिंग होगा। 3 फेज होंगे। 2 फेज इसलिए बोले बिकॉज आज हम 2 फेजेस पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? आइजा 570 भी आपसे वही बातें करता है कि भाई गोइंग कंसर्न है तो पहला काम आपने ये करना होगा प्लानिंग फेज में कि आपने इसके अगेंस्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म। सिंपल सी चीज अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क। आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपके क्या होंगे? अगर आपने मतलब आपने गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है और असेस भी करना है। आपने गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है, असेस करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना मुझे इस चीज के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा। और गोइंग कंसर्न के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें।
इवेंट्स और कंडीशन, हर वो चीज जो कि कंपनी के कैश फ्लोज, ऑपरेशन या प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे? वो इवेंट्स और कंडीशंस कहलाएंगे, वो गोइंग कंसर्न को ट्रिगर करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपका पहला सवाल मैनेजमेंट से क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताते हैं। आप इंक्वायरी करेंगे, किससे इंक्वायरी करेंगे? मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरी करेंगे? क्या कोई इवेंट्स और कंडीशंस हैं जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं किस चीज के ऊपर? गोइंग कंसर्न के ऊपर। यहाँ तक बात समझ आती है? दूसरा सवाल प्यारे बच्चा मैनेजमेंट से ये कहेंगे कि अगर है तो क्या आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करी है, और क्या वो असेसमेंट एटलीस्ट 12 महीने की है? और अगर आपने वो असेसमेंट करी है तो जो प्लान है आपके, वो क्या वो प्लान्स आपके फिजिबल है? ये 2-3 इंक्वायरीज आप करेंगे। किससे इंक्वायरीज करेंगे? मैनेजमेंट से इंक्वायरीज करेंगे। आप पूरे ऑडिट में अलर्ट रहेंगे। किस चीज से अलर्ट रहेंगे? टू आइडेंटिफाई इवेंट्स और हर वो चीज जो कि कंपनी के कैश फ्लोज, ऑपरेशन या प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगी प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाएगी? वो इवेंट्स और कंडीशन। जहां इवेंट्स और कंडीशन हिट हो गए, गोइंग कंसर्न खतरे में आ चुकी है प्यारे बच्चों। गोइंग कंसर्न, जब गोइंग कंसर्न खतरे में आ चुकी है तो इसका मतलब है अब आप परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हो जाएंगे, और परफॉर्मेंस फेज में आके अब आप क्या परफॉर्म करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि मुझे गोइंग कंसर्न की असेसमेंट है एटलीस्ट कितने महीने की प्यारे बच्चों? 12 महीने की। एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ है। एटलीस्ट कितने महीने की? आप कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट दें। आप एजम्पशंस बताएं, आपकी एजम्पशंस रीजनेबल है, और जो डेटा यूज किया है क्या वो कंप्लीट एंड आप मुझे एक काम करें, सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस भी दें। आप एक काम करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी दें। आप एक काम करें, मुझे लोन एग्रीमेंट भी दें। आप एक काम करें, लीगल काउंसिल से मेरी बात भी करवा दें, इंक्वायरी कर दें। किसके साथ कर लें? इन हाउस लीगल काउंसिल। ये जनरल प्रोसीजर्स है। इन जनरल प्रोसीजर्स में से भी ये प्रोसीजर ता कयामत आपने पेपर में लिखना है। ये जनरल प्रोसीजर है। अगर सवाल में बैंक का कोई मसला ही नहीं है, कैश फ्लो का मसला नहीं है, तो लोन एग्रीमेंट वाली चीज रेलिवेंट नहीं होगी। अगर सवाल में कोई लिटिगेशन का मसला ही नहीं है, रेगुलेशन का मसला नहीं है, तो ये चीज एप्लीकेबल। लेकिन सवाल में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो कि जनरल प्रोसीजर से कवर नहीं हो रही, तो वो आपने लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल, मेजर कस्टमर बैंक करप्ट हो गया तो कंपनी क्या करेगी? एक दूसरा कस्टमर ड्यूटी, उसके साथ आप करेस्पॉन्डेंस फाइल देख लें। अगर मेजर सप्लायर के साथ फट्टा चल रहा है तो सप्लायर के साथ करेस्पॉन्डेंस फाइल देख लें। इंक्वायरी विद दी इन हाउस। अगर कोवेनेंट ब्रीच हो रहा है तो लोन एग्रीमेंट्स वगैरह देख लें, बैंकर के साथ करेस्पॉन्डेंस फाइल देख लें। यहाँ तक बात समझ आती? तो ये बड़ा एक्टिव रहना है अपने पेपर में कि यार कौन सी किस वजह से इवेंट और किस वजह से गोइंग कंसर्न में मसला है, उसका प्रोसीजर आपने पेपर में लाजमी लिखना है। लेकिन ये कुछ जनरल प्रोसीजर है, ये आप 15 सेकंड में फौरन से लिख सकते हो और एक कंफर्ट ले सकते हैं कि हाँ मैंने कुछ पेपर में लिख दिया, लेकिन स्पेसिफिक लाजमी लिखने प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? तो गोइंग कंसर्न को अगर मैं पूरा देखो प्यारे बच्चों, गोइंग कंसर्न, अच्छा गोइंग कंसर्न के ऊपर भी आपको नहीं लगता आप लोग गलत फील्ड में आ गए? आपको नहीं? मुझे अभी अचानक से रियलाइज हुआ यार, तो मेरी वालदा इसलिए आई थी बिकॉज मैं पिछले 1 हफ्ते से मिला नहीं हूं उनसे। और आप देखें ये कितना, और ये आप कंजरों की वजह से। हाँ हाँ जी, नहीं ऑफ नहीं होना जानी, अब तो मिल गया ना, अब 1 हफ्ता और पढ़ सकता हूँ। एक चीज, अच्छा गोइंग कंसर्न के ऊपर भी एक आईएस है। कौन सा आईएस है? IS1। IS1 क्या कहता है? IS1 आपसे कहता है हर कंपनी ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या उसकी गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या नहीं है। सुनिएगा मेरी बात। फिर उसने कहा कि कुछ इवेंट्स और कंडीशन ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न डाउट में क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपने फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाने?
गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाने, अनलेस मैनेजमेंट की इंटेंशन है लिक्विडेट करने की। अगर मैनेजमेंट लिक्विडेट करना चाहती है तब एफएस ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनेंगे, अदरवाइज एफएस हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है हमें। उसने फिर एक और चीज भी कही, हमने एक सवाल पूछा, हमने कहा ठीक है मुश्किलात है तो एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे बिकॉज इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है। तो फिर स्टैंड ने कहा देखें एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस, लेकिन ये जो मुश्किलात है उसको एफएस में डिस्क्लोज करना है और ये लिखना है कि भाई ये एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है जो कि आगे जाके गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? बट पीआईए कितने मुश्किल हालात में दुनिया के पैसे खा के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी सीना तान के एफएस किस बेसिस पे बनाता है? इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, उसकी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है। कि यहाँ तक बात समझ आती है? उसकी इंटेंशन लिखता है एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे, लेकिन ये सारी मुश्किलात कहाँ होंगी? डिस्क्लोज होंगी एफएस में, और डिस्क्लोज इस तरीके से होंगी, ये इवेंट्स और कंडीशन है, ये मैनेजमेंट के प्लान है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं किस चीज के ऊपर? गोइंग कर सिग्निफिकेंट डाउट मतलब देयर आर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? तो कुछ ऐसा हम जॉट डाउन करें ताकि आगे जब हम सवाल देखें तो ये सारी चीजें आपस में हमें थोड़ी सी लिंक्ड होते हुए दिखे। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, क्या यहाँ तक क्लियर है हम सारे? अच्छा हमारे पास टाइम हुआ क्या है वैसे? साथ में आधा घंटा है ना हमारे पास, चलो आधा पौना घंटा है ब्रेक के लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है। हमारे पास अगली चीज क्या है? आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। मेरे पास एक डेट कहलाती है जिसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसके बाद एक इवेंट होता है जिसमें मैं इनिशियल करता हूँ, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इनिशियल करता हूँ, साइन नहीं करता हूँ, साइन अलग चीज है, इनिशियल अलग चीज है। इनिशियल होने के बाद एक इवेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एफएस को अप्रूव करते हैं तो जो एफएस होंगे तो ऑडिटर उसके ऊपर क्या करता है? साइन नहीं करता, पहले इनिशियल करता है। ऑडिट रिपोर्ट उस वक्त तक साइन नहीं होगी लानती हो जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इनिशियल है, ये साइन नहीं है, ये इनिशियल। इनिशियल और साइन में सर फर्क होता है, सही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एफएस को अप्रूव करेगा, अगला इवेंट क्या होगा? ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी। ये साइन नहीं है, ये इनिशियल है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होती है ये। ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी प्यारे बच्चों? साइन होगी। ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाएगी, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे? क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट है। यहां से लेके यहां तक है ऑब्जेक्टिव 1 है। यहां से लेके यहां तक मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ऑब्जेक्टिव 1 है। यहां से लेके यहां तक क्या है? ऑब्जेक्टिव 2 है। और इसके बाद क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्टिव 3 है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ताकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई, एडजस्टिंग है तो अकाउंट फॉर, और नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज। ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी यहां से लेके यहां तक आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। और वो प्रोसीजर्स क्या है प्यारे बच्चों? जिम्मेदारी किसकी है? तो मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा कि क्या सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट, आप क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ भी है? मैं सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस देखूंगा, मैं सब्सिक्वेंट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये प्रोसीजर्स इसलिए परफॉर्म करता हूं ताकि सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कर सकूं। ये बात समझ आती है? अगर ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दी, इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी कोई जिम्मेदारी, आपने कोई एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाउएवर
अगर कोई फैक्ट मुझे पता चल जाता है और अगर वो फैक्ट मुझे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में पता होता और मेरी रिपोर्ट क्या कर देता मैं अमेंड कर, इट मींस उतना मटेरियल इवेंट है प्यारे बच्चों। स्टूडेंट आपसे कहता है कि अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड कैसे करना है, पहला काम किससे डिस्कस करें, मैनेजमेंट से डिस्कस करें, डिटरमाइन करें कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं है। तीसरा काम, हाँ जी, अगर अमेंडमेंट की जरूरत है मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि वो किस तरीके से एफएस को अमेंड कर रही है। अगर या तो वो एफएस को अमेंड करेगी या एफएस को अमेंड, अगर मैनेजमेंट एफएस को अमेंड कर देती है प्यारे बच्चों तो आपने क्या काम करने पड़ेंगे, कैरी आउट नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, प्लस आप उस वक्त तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे जब तक उस वक्त तक न्यू ऑडिट रिपोर्ट, उस वक्त तक न्यू ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव क्या कर दिया। ओके, यहां तक बात समझ आ रही। और सॉरी, और ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर्स थे इसको एक्सटेंड कर देंगे टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। थोड़ा सा प्रिसाइज लिख रहा हूं, हम सबको पता है, सुनने में एक बार उसको वर्बली बता देता हूं। Once you sign the audit report, let's say you signed the audit report on 17th March 2022. After 17th March 2022, you, as an auditor, you do not have the responsibility to perform any single audit procedure to identify subsequent events after the 17th March. 17th March तो जिम्मेदारी है आपकी। After the 17th March, you do not have any responsibility to perform any single audit procedure. However, a fact known to the auditor, had it known to the auditor at the date of audit report, may have caused the auditor to amend the audit report. इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब यह है कि इवेंट डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही हुआ है। इवेंट 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च को हुआ है। लेकिन अगर ये इवेंट है, हाइपोथेटिकल अजम्पशन, अगर ये इवेंट आपके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे हुआ होता तो क्या आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड, क्या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते हैं? इफ द आंसर इज यस, स्टूडेंट कहता है अब आपने रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट डिटरमाइन करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई इंक्वायर मैनेजमेंट आप किस तरीके से उसको, या तो मैनेजमेंट अमेंड करेगी या मैनेजमेंट अमेंड। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करती, क्या मतलब, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद पता चलता है कस्टमर बैंक करप्ट हो गया और एक प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए, मैनेजमेंट कहती है मैं प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर रही नेट से, या मैनेजमेंट आपसे कहती है कि हाँ जी मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैनेजमेंट अमेंडमेंट के लिए एग्री कर जाती है। स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आपने उस अमेंडमेंट के ऊपर नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। आपने सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर जो 17 मार्च तक कर रहे थे उसको एक्सटेंड कर देना है टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, और उस वक्त तक न्यू ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी जब तक अमेंडेड एफएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव नहीं कर देते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? सेम सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पे फॉलो होंगे, अगर एफएस इश्यू होने के बाद सिर्फ एक दो चेंजेस जो कि हमें पता है। यहाँ पे हम एक और स्टेप लेंगे कि मैनेजमेंट को स्टेप्स को आपने रिव्यू करना है कि जिनको एफएस ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं, क्या आपने उनको बता दिया है कि मैं एफएस वापस से क्या करने जा रही हूँ, अमेंड करने जा रही हूँ। क्लियर है? थोड़ा सा एक्टिव हो प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिख सकता। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, आइजा 560 में एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके इस बार ऐड हुआ है जिसका नाम है डुअल डेटिंग। उसको थोड़ी देर के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए अभी हम रेफर कर रहे हैं। सही है? हमारे पास आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे एक काम करते हैं। C5 का सवाल है और इस सवाल में C5 के बच्चों के पेज नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 2 यार आ गए प्यारे बच्चों सारे, पेज नंबर 18। चलिए यार बच्चों, ये 17 नंबर का सवाल है। इसमें से 5-6 मार्क्स एक आइजा से रिलेट करते हैं, जो कि आइजा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, C5 के बच्चों के इस सवाल में 17 में से शायद हार्डली 3-4 नंबर आए। और ये शायद पिछले से पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, मतलब विंटर 21 का मेरा ख्याल से शायद ये सवाल है, या फिर समर 21 का सवाल होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब उनके 3-4 मार्क्स आए, आपके 1-2 नहीं, आपके 17 में से आराम से 14-15 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट द अबव मैटर्स एंड, और ये सवाल अगेन देखें, जिसने अपने नर्व्स पे काबू कर लिया ना, ये सिर्फ इस सवाल की प्रैक्टिस है। 560 पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको ओवरव्यू भी ले लिया, रिवाइज भी कर लिया उसको। अब एक सवाल सामने आता है और हमने देखने का हमने किस तरीके से इसको लिखना है। सवाल मैं आपको साथ रीड कर दूं। Your firm is the external auditor of AL for the year ended 30 September 2021. The company is in the fishing business and it operates various fish trawlers. On 1st November 2020, a new fishing license worth rupees 10 million was given to AL by the government at a nominal amount of rupees 1 lakh for a period of 4 years in consideration of the following. आइए स्टडी पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने यार, चले जबरदस्त। AL should help fisheries department protecting the endangered marine species. The company should not hunt and catch any of the company should educate the other fishermen in adopting the practice which would help in preservation of the endangered. मैंने कहा एक फिशिंग कंपनी को, मैंने कहा अरेबियन सी में मैं आपको लाइसेंस देता हूं कि आप जाके क्या करो, फिशिंग करो, लेकिन इन चीज की कंडीशन ये है कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना होगा। ये कंडीशन उसने कर दी। On receipt of the license, the company recorded it at a fair value of rupees 10 million. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, और इसको ऑब्वियसली वो एडवर्टाइज करेगा अगले 4 सालों में। Your audit team has performed various, अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? Evaluate the above matters and discuss your firm's course of action. Also briefly mention the reporting, हाँ जी, reporting implications. तो उसने प्लानिंग भी पूछ ली, परफॉर्मेंस भी पूछ ली, और ये ICAP कैफ पे भी कर रहा है, ये उसका एक तरीका C5 में भी है। Your audit team has performed various audit procedures and obtained the management representation to ascertain that the condition of the grant of the license have been. After completing the audit fieldwork, you have provided an initial, क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। सही है, इनिशियल आप साइन कब करोगे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर FS अप्रूव करेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। होता क्या है, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करते हो ना, तो उस पे फर्म क्या करती है, अपने इनिशियल्स, क्यों, ताकि वही वाले FS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी अप्रूव करे। तो इसलिए मैं उसके ऊपर सिर्फ क्या करता हूँ, एक तरीका से उनका इनिशियल करता हूँ, ताकि मैं मैनेजमेंट और बोर्ड एक पेज पे, ऐसा ना हो कि मुझे ऑडिट किसी मैनेजमेंट ने किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाया और बोर्ड को जाके कोई और फाइनेंशियल देता है। तो जो फाइनेंशियल मुझे मिलते हैं उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इनिशियल करता हूँ। सही है, अच्छा। After the issuance of the initial audit report, a media report has surfaced which indicates that some employees of AL are involved in selling the endangered marine species caught by the company's trawlers in the fish market. 17 नंबर का सवाल है, evaluate course of action reporting implication। 10 मिनट में आपको देता हूँ, स्टार्ट हो जाए। बराबर का लास्ट से लास्ट टर्म का सवाल है। सवाल कहां से आया, सब्सिक्वेंट इवेंट। प्यारे बच्चों, सवाल सब्सिक्वेंट इवेंट का नहीं है, ये खुदा का वास्ता इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल सब्सिक्वेंट इवेंट का नहीं है। आपने इनिशियल रिपोर्ट दी है, यहाँ पे आपको आके इवेंट पता चला है, ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई है, ऑडिट रिपोर्ट आपके हाथ में पड़ी हुई है। खुदा का वास्ता ये सारी चीजें नहीं आपने लिखनी पड़ेंगी। ये तो ऑब्जेक्टिव 2 है, आप ऑब्जेक्टिव 2 तो दाखिल ही नहीं हुए अभी तक, आप ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव 1 में तो ये प्रोसीजर भी नहीं करना है, ये तो वो होता है जिसे सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर कहते हैं। इससे सब्सिक्वेंट इवेंट आपको सवाल में ऑलरेडी वो आइडेंटिफाई करवा चुका है, तो ये भी ये फेस पे 560 था, बैकएंड पे इसके अंदर बहुत से आइजाज अप्लाई हो रहे थे सब में। मुझे तो कंप्लीट करने दो ना यार। इवेल्युएट दी अबव मैटर, मुझे सबसे पहले अपने आंसर में प्यारे बच्चों क्या लिखना पड़ेगा, इवेल्युएशन लिखनी पड़ेगी। और इवेल्युएशन में मैं सबसे पहले कहूंगा लाइसेंस की कुछ कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को मैं क्या कर चुका हूं, ब्रीच कर चुका हूं। चूंकि मैं उन कंडीशंस को ब्रीच कर चुका हूं तो पहली इवेल्युएशन ये होगी कि मेरे पास जो मैंने गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज की होगी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पहला तो एक जेनेरिक में ये पॉइंट लिख दूंगा, जब कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी तो मैं ग्रांट को रिकॉग्नाइज। दूसरा मुझे ये लिखना पड़ेगा कि शायद मेरे ऊपर मेरा लाइसेंस क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तीसरा मेरे ऊपर क्या लग सकती है प्यारे बच्चों, पेनल्टी। यहां तक कितने लोगों ने ये लिख लिया? अच्छा, जहां ये लाइसेंस टर्म इवेल्युएट ये सवाल में लिखा हुआ है, सही है, सवाल में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉरी ये सवाल से हमने इंप्लाई किया कि भाई लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट। इसको अगर मैं मजीद इवेल्युएट करूं तो अगर मेरे पास लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा तो ये क्या है, इवेंट्स और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है किस चीज के ऊपर, गोइंग कंसर्न इवेल्युएट द अबव मैटर, दिस इज द इवेंट और कंडीशन व्हिच मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। जब ये इवेंट्स और कंडीशन है तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरे पास जो गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स है, मैं लोन एग्रीमेंट नहीं लिखूंगा मेरे रेलिवेंट, हाँ मैं इंक्वायरी विद द इन हाउस प्लस एक और चीज लिखूंगा रेगुलेटर के साथ मेरे कोई ना कोई करस्पॉन्डेंस में। ये सप्लायर नहीं लिखना, कस्टमर नहीं लिखना। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो कुछ 6 प्रोसीजर्स आपने लिख दिए, किस चीज के लिख दिए, गोइंग कंसर्न के लिख दिए, मैं वापस से नहीं लिख रहा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तीसरी चीज रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। मैं कहूंगा गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रिपोर्ट, जो हमने नेक्स्ट अगले सेशन में पढ़ना है, पर मैं थोड़ा सा कवर कर दूं। ये इवेंट और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहा है किस चीज के ऊपर, गोइंग कंसर्न के ऊपर। या तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट होगी या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो IS1 कहता है इसको एडिक्वेटली, या तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज होगा या एडिक्वेटली डिस्क्लोज। अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज है तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, लेकिन अपनी रिपोर्ट में एक सेक्शन डालूंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो IS1 की खिलाफ वर्जी करती है। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है तो ये कुछ रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, इसके 4-5 मार्क्स मौजूद है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तीसरी चीज क्या लग सकता है, पेनल्टी। पेनल्टी लग सकते हैं, इट मींस ये किसी किस्म का लिटिगेशन एंड क्लेम्स हो सकता है। जब लिटिगेशन एंड क्लेम्स होगा प्यारे बच्चों तो मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करूंगा। मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जल्दी, मैं करस्पॉन्डेंस फाइल देखूंगा, मैं लॉयर को कंफर्मेशन भेजूंगा, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरे पास ये प्रोसीजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने, यानी यहाँ तक क्लियर हो प्यारे बच्चों, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने मिस कर दी सवाल में। मैनेजमेंट ने आपको क्या दिया था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिट एविडेंस ये कह रहा है कि कंडीशन ब्रीच हुई है, मैनेजमेंट ने लिख के दिया हुआ है कि कंडीशन ब्रीच। जब इनकंसिस्टेंसी है प्यारे बच्चों तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मैं प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा ताकि मैटर क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। या तो मैटर रिजॉल्व होगा या मैटर रिजॉल्व नहीं होगा। अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है। अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है प्यारे बच्चों, कोर्स ऑफ एक्शन पूरा आइजा 240 आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा कि जहां मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया, जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं, जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है, उन सबको आपने क्या करना पड़ेगा, प्लस अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर आप देखें आईकैप में CA फाइनल के बच्चों के साथ हुआ क्या,
उन्होंने 560 से आंसर बनाया, ये सब कुछ लिखना, ओपन बुक पॉलिसी ना, तो ये सब कुछ लिखना स्टार्ट किया। आंसर 560 से नहीं था, आंसर 570 से था, आंसर 580 से था, आंसर 240 से था, आंसर आइजा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम से था। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? और अगर आप इस सवाल को गौर से देखें, जितने भी आइजाज हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से वो सवाल इस तरीके से 17 नंबर का बना रहा है बच्चों। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो सिर्फ और सिर्फ आइजा पिक करना है, उस आइजा के कॉन्सेप्ट डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट होगा। जी मेरे भाई पूछे सवाल। भाई अगर मेरे एक लाइसेंस, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ ना यार, इसका एक सवाल है भाई, आप तो ऑलरेडी आपको एक न्यू लाइसेंस मिला है, इसका मतलब है आपके पास पहले भी लाइसेंस मौजूद होंगे, सही है? मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस, एक कंपनी है उसके पास 3 किस्म के लाइसेंस है और तीनों लाइसेंस एससीसीपी ने दिए, ठीक है? चूंकि तीनों लाइसेंस एससीसीपी ने दिए और आप एक ऐसी हरकत करते हो जिसकी वजह से एससीसीपी आपका एक लाइसेंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के प्यारे बच्चों बाकी 2 लाइसेंस भी एससीसीपी आपके आपके कैंसिल ही करेगी। क्यों कैंसिल करेगी? बिकॉज को पता चल चुका है कि आपने कंडीशन से कंप्लाई, और अगर अब मेरी बात सुनो ना, अरेबियन फिशिंग के लिए आपको एक जगह दी गई है कि आप इस जगह पे कर सकते हो, जब आपने वहां पे कंडीशंस की नॉन कंप्लायंस की है, तो एक चीज इंप्लाइड है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाकी जगह भी आपने नॉन कंप्लायंस की होगी। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसलिए मैं यहाँ पे गोइंग कंसर्न। आप क्या पूछ रहे थे मेरे भाई? हाँ हाँ, तो कोई मसला नहीं। एडजस्टिंग इवेंट आइजा 560 नहीं है, आप लाइन लिखते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 560 नहीं है, ये आईएस 10 आप लिख देंगे भाई, आईएस 10 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट है, ये आइजा 560 नहीं है। भाई क्लियर हो यार मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर इस तरह के सवाल जो कि कैफ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ एक काम करना, आइजा आइजा के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट। डन हो गया जी मेरे भाई? हाँ यार भाई सुनने देना यार, जोर से बोलिए यार। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं, आपको तो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई ना, तो ऑब्जेक्टिव 3 है ना, ऑब्जेक्टिव 3 है, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई, तब आप कहोगे कि भाई चूंकि सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, आप वहां से अपने आंसर को लिख के जाओ। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? हाँ सीए फाइनल में 4 से 5 मार्क्स तक आते हैं, तो ऐसा तो उन्होंने ऐसा 560 से लिख दिया ना आंसर पूरा। देखें आप समझ नहीं रहे, आइजा 560 से कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं, क्या मुझे बताना, 560 लिख दिया ना मैंने पूरा, मुझे क्या लिखोगे फिर? हाँ हाँ, तो लिख दिया मैंने इवैल्यूएशन में। इसमें से कोई प्रोसीजर बताओ जो मैं लिखूं, जो आइजा 560 के प्रोसीजर। हाँ इंक्वायरी तो वैसे तुम्हारे जेनेरिक प्रोसीजर है। हाँ तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आइजा 560 से यू करके लिखो कितने मार्क्स मिलेंगे? 2-3 मार्क्स। भाई मैनेजमेंट का आपको एफएस अमेंड करो, मैनेजमेंट या तो अमेंड करेगी अमेंड नहीं करेगी, इवैल्यूएशन काम करेगी, इवैल्यूएशन 560 के हिसाब से थोड़ी है। तो फिर 560 नहीं हुआ ना, ये फिर 560 नहीं हुआ ना, फिर 570 हुआ ना। जब तुम गोइंग कंसर्न का वर्ड कह रहे हो तो इसका मतलब है 570, फिर तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कह रहे हो, खैर मसला नहीं, 2-3 लाइन अगर वहां से लिख दिए, लेकिन सिर्फ 2-3 लाइन, अगर पूरा ही आंसर तुम 560 से लिख रहे हो तो फिर तो रेलेवेंट एडजस्टिंग इवेंट है। कंडीशन कंडीशन पहले से ब्रीच हुई थी, आपको पता बाद में चली, इसलिए ये आपका क्या कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट है। सेकंड चीज, अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी है, गोइंग कंसर्न में एक्सेप्शन है कि आईएस 10 अप्लाई नहीं होता, पता है आपको? गोइंग कंसर्न में एक्सेप्शन है कि आईएस 10 अप्लाई नहीं होता, एफएससी चेंज होने जा रहा है।
डन हो गया भाई? तो अब हमने क्या करना है, हमने 15 मिनट का ब्रेक लेना है, नमाज पढ़ के आना है, नमाज पढ़ने के बाद हमने किस चीज को डिस्कस करना है, हमने आइजा 580 और कुछ हमारे पास पास पेपर्स में मतलब जो हैंड आउट है उसमें ठीक ठाक सवाल रह गए प्यारे बच्चों, वो हमने सवाल करने, सही ये सवाल हमने करा है, कच्चा सवाल था, सारे आइजा से इसमें आ रहे थे और मजीद सवाल करने 15 मिनट में जल्दी से आ जाएंगे।